हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक साथी के साथ लोकतंत्र, चुनाव, जनप्रतिनिधि और इससे जुड़ी विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों का भागीदारी रहेगी बराबरी की। इंशाअल्लाह तरह की चर्चा करेंगे, इसीलिए बने रहिए हम लोग का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं मेरे साथी से पूछने वाला हूं कि अभी चुनाव का पर्व चल रहा है, जिसको हम लोग महापर्व बोलते हैं, चुनाव का महापर्व, लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में जब राजमहल से आते हैं हम लोग, तो इसमें लास्ट चरण यानी अंतिम चरण में 1 तारीख को वोटिंग होना है, चुनाव होना है। उससे पहले कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आप अपनी वोट का कीमत और अपने जनप्रतिनिधि को बढ़िया से पहचान सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में जो लोकतंत्र चल रहा है, ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है, ये आप जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, लोकतंत्र तो जैसे अब्राहम लिंकन का परिभाषा है, उन्होंने दिया था कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन। जी हम लोग लोकतंत्र में हमारे जो नेता है या हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री का चुनाव जो करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव करके हम लोग उसको चुनते हैं और उसके बाद उसको बनाते हैं राजा अपने देश का या अपने क्षेत्र का या जो कुछ भी हो। तो अब्राहम लिंकन का जो था परिभाषा की लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए होता है जी। लेकिन वर्तमान तो लोकतंत्र को लेकर बहुत लोगों का जितना भी शासन प्रणाली हम लोग को देखने को मिल रहा है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कुलीनतंत्र है और भी विभिन्न तरह के हम लोग को क्या बोलते हैं शासन प्रणाली होते हैं, उसमें सबसे बेहतर लोकतंत्र को माना गया है। इसलिए माना गया क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होता है। अगर आपका वर्तमान अगर क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधि या आपका नेता या आपका राजा जिसको मंत्री बनाए हैं, अगर वो आपका काम नहीं करता या आपको मांग को अगर वो पूरा नहीं करते या आपको बात को नहीं सुनते हैं, आपके लिए काम अगर नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र का ये फायदा है कि उसको आप हटा सकते हैं 5 साल बाद। तो ये सबसे बड़ा मतलब क्या जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है। हमारे जो देश है, तो हमारे देश में लोकतंत्र भी है और साथ में हमारा देश गणराज्य भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकतंत्र में बहुमत के द्वारा ही शासन हो, बल्कि इसके साथ हमारा संविधान भी है जी। हाँ, जिसमें कि एक क्या है नियम बनाया गया है कि देश को किस तरह चलाया जाएगा। हाँ, आम लोगों का क्या अधिकार होगा, सरकार का क्या अधिकार होगा, राज्य का क्या भूमिका होगा, हाँ उसमें जनता का क्या भूमिका होगा, जनता के किस किस काम को मतलब करेंगे, उन सारी चीजों का क्या बोलता है लिखा गया है हमारे संविधान में। तो हमारे देश में लोकतंत्र भी है और क्या है साथ में हमारा रिपब्लिक भी हमारा देश है जी। इसके बाद हम इस बार चुनाव के बारे में बात करेंगे। जो अभी वर्तमान में लगभग 7 चरणों में चुनाव था, 6 चरण कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चुनाव 25 मई को हुआ था और हम लोग राजमहल और दुमका और गोड्डा का चुनाव झारखंड में बाकी है, जो 7वें चरण में होना है और 1 मई को होना है। तो इससे संबंधित जून को जी, पहला जून को होना है। तो इसी से संबंधित कि किस मुद्दे पर अभी हमारे क्षेत्र के वासी को वोट करना चाहिए, कौन कौन सा मुद्दा है अभी हमारे क्षेत्र में, इस बारे में हम लोग जानने की और सुनने की कोशिश करेंगे, दोनों में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, किसी भी विकसित या विकास के राह पर चलने वाले जो भी क्षेत्र हो, उसके लिए सबसे पहला मुद्दा होता है, पहला चीज होता है शिक्षा जी। बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस स्तर पे हम लोग। देखिए, हमारा जो राजमहल क्षेत्र है, इसमें साक्षरता दर बहुत ही मतलब क्या कम है, शायद 60% के आसपास है, ठीक है। लेकिन उस 60% साक्षरता जो दर है, उसमें से भी अगर उसमें ये जो साक्षरता दर हम लोग का डाटा जो आता है, वो जाता है आपका कि मैट्रिक पास है या 8वीं पास है, उस हिसाब से साक्षरता दर का जो मतलब आंकड़ा उस तरह जाता है। लेकिन अगर हम लोग जमीनी स्तर पर उतर कर देखेंगे, तो साक्षर एक इंसान को तभी बोला जाता है कि जब वो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है और उसी भाषा में अपने बात को रख सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो राजमहल क्षेत्र है और हम लोग जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, शेरशाहवादी समुदाय, तो हमारे जो समुदाय है, पर भी मैं चर्चा करूंगा, ये हम लोग का शेरशाहवादी समुदाय में जो शिक्षा का स्तर है, दर जो है वो और भी मतलब क्या नीचे है। लेकिन क्या जमाने के साथ हम लोग शेरशाहवादी वाले भी क्या बोलते हैं आगे बढ़ रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब क्या है, जो स्तर है और जो दर है वो बहुत ही कम है, नीचे है, जो एक चिंता का विषय है। जो शिक्षा का जो स्तर है, उसको जो आंकने का ये है मापदंड है, वो शायद इंटर और मैट्रिक ही नहीं है, जिसको हम लोग मेधावी बोलते हैं। कम से कम जैसे आपने कहा कि लिखना, पढ़ना और अपना बोध प्रकट करना भी, हाँ, उसको ही शिक्षा का असल जो है वो आंकड़े का है, आंकड़ा गिनने का है। उसके बाद
आप जो जिसने चलिए तब इसी से एक बात मतलब दर्शक जन के लिए मैं बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ है जी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ASER करके। तो उस सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र में मतलब उस सर्वे को क्या गया था, कंडक्ट किया गया था। तो उसमें क्या बोलता है 10th पास और 12th पास जितना भी विद्यार्थी सबको मतलब कुछ बुनियादी सवाल पूछा गया। हाँ, तो उसमें से देखा गया कि अधिकतर बच्चे क्या बोलता है कि हिंदी को तोड़ मड़ोड़ के किसी तरह पढ़ पा रहा, लेकिन इंग्लिश को वो पढ़ ही नहीं पा रहा। हाँ, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, ये 500 रुपया उसको अगर 7 आदमी डिवाइड करेंगे तो कितना रुपया करके होगा। हाँ, तो ये सिंपल सिंपल बेसिक कैलकुलेशन पे आज के बच्चे नहीं कर पा रहे ग्रामीण क्षेत्र के, जो एक चिंता का विषय है। डाटा तो हम लोग का चला जाता है कि हाँ इतने बच्चे 90 बच्चे 100 बच्चे क्या बोले मैट्रिक पास हो गए या इंटर पास हो गए, लेकिन इसके बावजूद तो पास तो हो गए हैं, लेकिन क्या वो शिक्षा का जो मूलभूत चीज है, हाँ शिक्षा का जो क्या बोलते हैं मूल उद्देश्य है, जी क्या उस उद्देश्य को मतलब पूरा हो पा रहा है, पूरा कर क्या पा रहा है। हाँ क्या उसका बौद्धिक विकास हुआ है, जी क्या उसका मानसिक विकास हुआ, उसका सामाजिक विकास हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारा एस्पेक्ट होता है कि उसका विकास हुआ है कि नहीं। तो हम लोग को जब देखते हैं सर्वे का जी रिपोर्ट तो बहुत ही वो क्या बोलते हैं निराशाजनक सर्वे का हाँ report है, निराशाजनक और मतलब चिंता का विषय है इसमें। चिंता का विषय है। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि शिक्षा हो गया, अब स्वास्थ्य पर हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य पर अभी तक क्या ही रहा है, स्टैंड रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि का हो या फिर राज्य का हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, क्या स्टैंड रहा है अभी हमारे क्षेत्र में? देखिए सर, क्या बोलते हैं स्वास्थ्य पर बात करने से पहले मैं थोड़ा क्या बोलते हैं इंसान का जो एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो होता है, एक क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट मतलब थे मनोवैज्ञानिक थे, उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। तो उसने एक मतलब हायरार्की का मतलब सिद्धांत दिया था हाँ नीड के ऊपर, कि इंसान का जब तक बुनियादी जरूरत पूरा नहीं होगा वो दूसरी जरूरत के बारे में नहीं सोचेगा। तो जैसे अगर हम लोग बेसिक इसको अगर सिंपल करके और अगर देखा जाए तो हम लोग का जो बुनियादी जरूरत है जिंदगी का वो है रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और उसके बाद शिक्षा। जी अगर मेरा पेट भर चुका है तब हम कपड़ा के बारे में सोचेंगे, कपड़ा अगर हो गया मेरा तब हम मकान के बारे में सोचेंगे, मकान अगर हो गया तब हम लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब हम लोग शिक्षा के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन सब में जब तक हम लोग का शिक्षा पर फोकस नहीं होगा तब तक हम दूसरा एस्पेक्ट को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा ही हम लोग उस काबिल बनाता है, समझने का बोध कराता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, कि हमारा जिंदगी का हर एस्पेक्ट को शिक्षा के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य वाला हो, चाहे वो सामाजिक हो, वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, जितना भी पहलू है सबको इन्फ्लुएंस करता है हमारा शिक्षा। लेकिन शिक्षा का जब इस तरह का हाल होगा, जब तक हमारा मानसिक विकास होगा ही नहीं, हमारा चेतना का विकास होगा ही नहीं, हम सही और गलत का फर्क को समझेंगे नहीं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या जिम्मेदारी है, एक पेरेंट होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हमारे अधिकार के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं और उस मांग को भी हम लोग जनप्रतिनिधि के सामने में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो औजार ही नहीं है कि जिसके बल पर हम सशक्त होकर अपना आवाज को बुलंद कर सके। तो बहुत अच्छी बात कही आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। इस बार आते हैं चुनाव पर, जो कि हम लोगों का मेन टॉपिक है, क्योंकि अभी चुनाव का ही मौसम है, चुनाव का दिन है, सामने 4-5 दिन बाद ही चुनाव है, तो इसीलिए चुनाव ही सबसे हम लोग का कीमती चीज टॉपिक है, मेन टॉपिक चुनाव ही है। तो चुनाव में अभी हम वोट किसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी आकर पूछते हैं कि वोट किसे करेंगे, ये उसको करें किसको करें, समझ में नहीं आता है। चलिए तो इसका भी बहुत सारा एस्पेक्ट होता है जिसको आप दर्शकों के सामने रखिए। तो दर्शकों को चुनाव और मतदान को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि एक क्लास है बच्चों का, 100 बच्चे, उसमें से 100 बच्चों ने सोचा कि हम लोग एक खाली मैदान है वहां पर हम लोग एक क्रिकेट का प्लेग्राउंड बनाएंगे। तो सबने बोला कि 100-100 रुपया करके जमा करो। 100-100 रुपया जमा करके उन लोगों ने 10,000 रुपया पैसा जमा किया। 10,000 रुपया जमा करने के बाद किसी एक को जिम्मेदारी दिया, XYZ किसी को, इनमें से XYZ में से किसी एक को चुन लिया कि एक को हम लोग क्या करेंगे, ये जिम्मेदारी देंगे उस काम को करवाने का। ठीक है, उन लोगों ने दे दी जिम्मेदारी। एक्स ने क्या किया, 10,000 रुपया पॉकेट में भरा और भरने के बाद थोड़ा बहुत काम करवाया, 5,000 का काम करवाया, 5,000 रुपया बचा लिया। उस 5,000 में से 2,000 रुपया का क्या बोलता और भी जो दोस्त साथी सब था उसके साथ पिकनिक उकनिक बनाया, बिरयानी खाया, हाँ, और 1-2 हजार रुपया लोग बचा लिया। फिर बाद में सब लोग आया, जाके देखा क्रिकेट खेला, खेलने के बाद देखा कि कुछ दिनों के बाद पिच खराब हो गया, कुछ भी हो गया ग्राउंड का, जो जैसा होना चाहिए था कम वैसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इसको ठीक करना है, तो चलो फिर से एक बार क्या करते हैं, हम लोग चंदा करते हैं, 100-100 रुपये करके चंदा देते हैं और उसके बाद फिर किसी एक को चुना जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, चुन के फिर उसको इस काम को करवाने का जिम्मेदारी उसको देंगे। फिर उन्होंने चुनाव किया। अब चुनाव में अगर जितने बाकी लोग थे उन लोगों को तो पता चल गया कि ये जो एक्स था उसने सही से काम नहीं किया। फिर लेकिन अगर सभी मिलकर एक्स को ही चुन लेता है तो बताइए क्या उसका जो प्लेग्राउंड
में सुधार क्या हो सकता है? नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। ठीक इसी तरह हमारा जो क्या बोलते हैं लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, नेतागण को हम लोग चुनते हैं, उनको हम सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम लोग टैक्स देते हैं, बस एक उम्मीद के साथ कि उसको कुछ काम करना है हमारे लिए रोड बनवाना है, हमारे लिए स्कूल खुलवाना है, हमारे लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था हाँ करना है। स्वास्थ्य का और शिक्षा का व्यवस्था करना है। ये हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं और उसके लिए हम उसको सैलरी भी देते हैं। एमपी का सैलरी है 1 लाख रुपया, तो ये सैलरी हम उसको उस काम को करवाने के लिए उसको देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनता ये समझते ही नहीं है कि एमपी का भी क्या होता है, सैलरी होता है, उसको उस काम को करवाने का क्या है, पैसा मिलता है, उसको सैलरी मिलता है। जिस तरह एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसको सैलरी मिलता है, उस टीचर का काम होता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, अगर स्कूल में बच्चा को नहीं पढ़ाते टीचर, तो हम लोग उस पर सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। और ये सब पैसा हाँ, हमारे ये- और आपके टैक्स के हाँ, पैसे से ही आम किया जनता जाता का पैसा है। कोई भी सरकार के पास तो पैसा का पेड़ नहीं है, कैसे करके हिलाएंगे और झट करके पैसा निकल पैसा जाए। मिल गया, MP आम को मिल जनता गया, का पैसा MLA को मिल ही, गया। मान लीजिए कि आप हम एक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ टैक्स देते हैं, एक कुछ चॉकलेट खरीदते हैं, डेयरी मिल्क खरीदते हैं, किटकैट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, जो भी कंपनी वाला, हर चीज में क्या टैक्स जुड़ा हुआ है। टैक्स जी में हाँ, टैक्स जुड़ा चीज में टैक्स है, तो उस टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं और उस टैक्स के देने के एवज में हमारा ये क्या अधिकार बनता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें। अगर जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम नहीं करता है तो उसको हमको बदल के दूसरे को, 5 साल देखेंगे, 5 साल के बाद बदल हाँ, बदल देंगे, उस दूसरे को